हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरे एकेडमी। आज मैं आपके साथ जो प्रॉब्लम करने वाला हूँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, वो देख के आपको लगेगा सर ये सिंपल प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम हमने पहले एक बार सॉल्व किया था, तो फिर से क्यों सॉल्व कर रहे हो। लेकिन आगे चल के रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, वो ठीक से समझ में आना चाहिए। इसके लिए हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज के प्रॉब्लम के अंदर के जो एंट्रीज है, शायद आपको लगेगा सर पहले प्रॉब्लम में क्या था वैसा ही है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपना ग्रिप आ जाएगा। फिर बाद में हम लोग हर एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम में भी आराम से चौका छक्का मार सकेंगे। चलो फिर फटाफट से प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा रिपीटेटिव क्वेश्चन लगेगा, लेकिन प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। जितना अच्छे से टॉपिक समझेगा उतना आपको 11वीं 12वीं आगे से जो भी कुछ करना चाहोगे वहाँ पे आसानी हो जाएगी। चलिए, फॉलोइंग आर सम ऑफ द अकाउंटिंग एरर्स, रेक्टिफाई देम। याद है कि आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए क्या करना पड़ता है? 4 अलग अलग कॉलम इन वर्किंग नोट। एक कॉलम कौन सा? रॉन्ग एंट्री, दूसरा रिवर्स एंट्री, तीसरा करेक्ट एंट्री और चौथा रेक्टिफिकेशन एंट्री। जब मैं मुंबई में सिखाता था तो मैं उसको बोलता था वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे। डब्ल्यू मतलब रॉन्ग, आर मतलब रिवर्स, सी मतलब करेक्ट और आर मतलब रेक्टिफिकेशन। मैं तो बहुत पुराने ज़माने में मुंबई में सिखाता था, तो वहाँ पे 2 ही लाइन्स थी, रेलवे लाइन्स थी, वेस्टर्न रेलवे एंड सेंट्रल रेलवे। अभी तो बहुत सारा मेट्रो लाइन्स वाला बन गया है, बट वो अपने काम की चीज़ नहीं है। याद रखो, पहले क्या डब्ल्यू मतलब रॉन्ग, बाद में क्या आर मतलब रिवर्स, बाद में क्या सी मतलब करेक्ट और बाद में क्या आर मतलब रेक्टिफिकेशन। इस तरह से अपने को वर्क नोट बनाने का है। जनरली एक एक मिस्टेक के लिए हम लोग 2 या 3 लाइन छोड़ देते हैं। 3 लाइन लगेगा, 1 लाइन ब्लैंक छोड़ने के लिए, और बाद में फिर जर्नल का फॉर्मेट बनेगा। जर्नल का फॉर्मेट इज द मेन आंसर। प्लीज डोंट बी अंडर रॉन्ग इंप्रेशन कि सर मैंने ऐसा 4 कॉलम बना के दिखाया, रेक्टिफिकेशन दिखा दिया, मतलब मेरा काम हो गया, तो मार्क्स कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेगा। याद रखो ये वर्किंग नोट है, इसके नीचे जर्नल का फॉर्मेट आना चाहिए। ओके, चलो देन फटाफट से फॉर्मेट बना लीजिए। कितने 5 अलग अलग ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं। 5 ट्रांजेक्शन, इसका मतलब हर एक को 3 मतलब लगभग 5 3 15 लाइन्स लगेगा। लेकिन मैं तो रिकमेंड करूंगा कम से कम 17-18 लाइन का वर्किंग नोट का फॉर्मेट बना लो और उसके बाद में जर्नल का फॉर्मेट बना लो। तो 17 to 18 लाइन्स WRCR और बाद में जर्नल का फॉर्मेट। ओके, चलो जी, पहला पॉइंट कौन सा है? फॉलोइंग आर सम ऑफ द अकाउंटिंग एरर्स, रेक्टिफाई देम। सेल्स फॉर ₹15,000 मेड टू वैष्णवी was not entered in the sales book, was not entered in the sales book। सेल्स बुक कौन सा बुक है? सेल्स बुक सब्सिडरी बुक है। सब्सिडरी बुक का मतलब क्या होता है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहेगा। और अगर सपोज सब्सिडरी बुक है मतलब वो प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री है। अगर वो प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री है और वहीं पे एंट्री नहीं हुई है, इसका मतलब आगे लेजर में पोस्टिंग 100% नहीं हुआ है, क्योंकि लेजर इज द सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री। आई रिपीट, लेजर इज द सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री। जब प्राइमरी में ही नहीं है तो सेकेंडरी में किधर से आएगा? जो मेरे मराठी स्टुडंट्स आहे उनको शायद मराठी का एक सेइंग याद रहेगा। मराठीमध्ये म्हण आहे, आडातच नाही तर पोहरात कुठून येणार म्हणून ते, तो वो पोहरा है। मतलब क्या है? इट इज़ समथिंग विच यू आर गोइंग टू रिमूव फ्रॉम द वेल। अगर तुम्हारे वेल में ही पानी नहीं है तो फिर इन दैट केस तुम वेल में अगर कुछ पानी निकालने के लिए बाल्टी वाल्टी डाल दोगे तो उसका कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। सेम इज़ द लॉजिक हियर। अगर प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री में ही एंट्री नहीं हुआ है तो सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री में एंट्री आने का सवाल ही नहीं है। सो रॉन्ग एंट्री क्या हुआ? गलती हुई है, कंप्लीट ओमिशन। इट्स नॉट पार्शियल ओमिशन, इट्स नॉट पोस्टिंग मिस्टेक, इट्स नॉट कास्टिंग मिस्टेक, इट्स अ मिस्टेक ऑफ कंप्लीट ओमिशन। मतलब रॉन्ग एंट्री क्या है? नॉट एप्लीकेबल। रिवर्स एंट्री क्या है? सर इधर NA लिखा है तो उधर AN लिखता हूँ, ऐसा मत कीजिएगा मेरे बच्चों। NA मतलब नॉट एप्लीकेबल, तो रिवर्स मतलब अगेन फिर से एक बार नॉट एप्लीकेबल। फिर करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सेल्स बुक बोलता है, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहेगा। वैष्णवी को गुड्स बेचा है, वैष्णवी इज द रिसीवर एंड गुड्स आर गोइंग आउट। एंट्री विल बी वैष्णवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी अगेन रिवर्स को करेक्ट के साथ जोड़ दोगे तो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनती है। अपना फॉर्मेट क्या है? अपना फॉर्मेट है रॉन्ग को उल्टा करो, फिर रिवर्स में करेक्ट को ऐड करो और फिर जो बन जाएगी वो रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी। रॉन्ग को करो उल्टा, उल्टे के साथ जोड़ दो करेक्ट को, तो जो बन जाएगी वो बन जाएगी रेक्टिफिकेशन एंट्री। सो रेक्टिफिकेशन एंट्री इज वैष्णवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जनरली मैं वर्किंग नोट के फॉर्मेट में अमाउंट नहीं लिखता हूँ, उतना टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, हम मेन एंट्री में अमाउंट लिख देंगे। सो एंट्री करेंगे यहाँ पे, डेट पता नहीं है इसके लिए डेट कॉलम में क्वेश्चन मार्क, वैष्णवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितनी थी? 15,000। नरेशन ठीक से लिखा कीजिएगा, नरेशन में दोनों पार्ट आने चाहिए। क्या मिस्टेक हुई थी वो भी आना चाहिए और क्या रेक्टिफिकेशन किया है वो भी समझ में आना चाहिए। आज से 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद अगर कभी जर्नल खोल के देखा और बोला कि यार ये रेक्टिफिकेशन क्यों किया था बताओ, तो रेक्टिफिकेशन का कारण समझ में आना चाहिए। सो एंट्री हो जाती है वैष्णवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आई रिपीट, वैष्णवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000। और नरेशन में क्या लिखेंगे हम लोग? बीइंग अनरिकॉर्डेड सेल्स टू वैष्णवी नाउ रिकॉर्डेड, बीइंग अनरिकॉर्डेड सेल्स टू वैष्णवी नाउ रिकॉर्डेड। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? सैलरी ऑफ ₹9,000 पेड टू अकाउंटेंट वरुण दास वॉज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। ओके,
हमेशा का एंट्री है, हमेशा का एरर ही है। बहुत सारे लोग 11वीं में जर्नल का टॉपिक जब रहता है तभी ध्यान देते नहीं है। मैं जर्नल के टॉपिक में भी ये सिखाया था। चलो आज फिर से बार रिवाइज कर देता हूँ। पहले प्रॉब्लम में भी डिस्कस किया था, आज के प्रॉब्लम में फिर से डिस्कस करता हूँ। वेन एवर एनी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स वन पर्सनल अकाउंट, वन रियल अकाउंट एंड वन नॉमिनल अकाउंट, जब किसी ट्रांजैक्शन में एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट, ऐसे 3 अकाउंट अफेक्ट होता है, तो इन दैट केस पूछने का अपने आप से कि ये ट्रांजैक्शन हम खुद के बिहाफ पे कर रहे हैं कि किसी और के बिहाफ पे कर रहे हैं। अगर हम लोग ये ट्रांजैक्शन खुद के बिहाफ पे करते रहेंगे तो देन वी मस्ट कंसिडर पर्सनल अकाउंट टू गो इन नरेशन एंड नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट विल रिमेन इन एंट्री। और हम किसी और के बिहाफ पे करते रहेंगे तो नॉमिनल अकाउंट कैन गो इन नरेशन एंड पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट रिमेन्स इन द एंट्री। आई एम रिपीटिंग अगेन, रूल सिंपल है। जब किसी ट्रांजैक्शन में एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट, ऐसे 3 अलग अलग अकाउंट इफेक्ट होते हैं, और वो ट्रांजैक्शन अगर हम खुद के बिहाफ पे करते हैं तो पर्सनल अकाउंट गोज इन नरेशन एंड नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट रिमेन्स इन द एंट्री। ऑन द अदर हैंड, इफ यू गो टू सेम सिचुएशन, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं बट ट्रांजैक्शन किसी और के बिहाफ पे करते रहोगे तो नॉमिनल अकाउंट गोज इन नरेशन एंड पर्सनल एंड रियल अकाउंट रिमेन्स इन द एंट्री। मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखेंगे हमने क्या पे किया है, सैलरी, तो सैलरी अकाउंट हो गया, पे किया है मतलब कैश अकाउंट हो गया, और वरुण दास को भी पे किया है मतलब वरुण दास का अकाउंट आ गया। सो एक ट्रांजैक्शन में 3 अकाउंट नजर आ रहे हैं, सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, वरुण दास अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। तो मैं बोलूँगा फिर अपने आप से पूछो, हम वरुण दास को सैलरी क्यों पे कर रहे हैं? वो अपने दोस्त के दुकान में काम करता है, दोस्त के ऑफिस में काम करता है, और उसको सैलरी देने के लिए दोस्त के पास कैश कम पड़ रही है, इसके लिए हम पे कर रहे हैं क्या? हम दोस्त के बिहाफ पे कर रहे हैं क्या? नहीं, वरुण दास तो हमारा अकाउंटेंट है, वो हमारे ऑफिस में काम कर रहा है, उसको हम लोग सैलरी दे रहे हैं। इसका मतलब दिस ट्रांजैक्शन इज ऑन आवर ओन बिहाफ। अगर ये अपने बिहाफ पे ट्रांजैक्शन है तो पर्सनल अकाउंट शुड गो इन नरेशन, मतलब वरुण दास का अकाउंट कहाँ पे चला जाएगा? नरेशन में चला जाएगा, और सैलरी और कैश का अकाउंट कहाँ पे रहेगा? एंट्री में आ जाएगा। मतलब करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट, करेक्ट एंट्री का कॉलम देखिए प्लीज, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? बट उसने गलती क्या कर दी है, इट इज बाय मिस्टेक डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, मतलब रॉन्ग एंट्री हो गई, वरुण दास अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रॉन्ग एंट्री का कॉलम देखिए, वरुण दास अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट का एंट्री यहाँ पे आ रहा है। फिर क्या करेंगे, रॉन्ग को करेंगे रिवर्स, रिवर्स में कर दूंगा कैश टू वरुण दास, फिर रिवर्स को करेक्ट के साथ जोड़ दूंगा। उसमें कैश यहाँ पे डेबिट है, कैश वहाँ पे क्रेडिट है, तो डेबिट क्रेडिट कैश अपने आप को कैंसिल कर देगी, बचेगा कौन? सैलरी एंड वरुण दास। तो सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, वरुण दास अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बन गई? सैलरी अकाउंट डेबिट टू वरुण दास। अभी कोई कोई बच्चे बोलते हैं सर ये तो टेक्निक हो गया, हमको सर ज़रा आप लॉजिकल भी बताओ ना, कुछ लॉजिकल आंसर बता सकते हैं? मैं बोला हाँ सिंपल है यार, अगर सैलरी को डेबिट करना है और भूल गए थे तो अब कर दो, और वरुण दास को डेबिट करना नहीं चाहिए था लेकिन गलती से डेबिट कर चुके हो तो गलती को अकाउंट्स में कट करना, रब करना, इरेज करना अलाउड नहीं है, तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। उसको नलीफाई करने के लिए, डेबिट गलती से दिया है उसको नलीफाई करने का है तो क्रेडिट देना पड़ेगा। सो नरेश एंट्री क्या बन जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू वरुण दास अकाउंट। चलो आ जाओ नीचे, एंट्री कर दूंगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू वरुण दास अकाउंट, 9,000 बीइंग सैलरी पेमेंट में डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। क्लियर? नरेशन सिंपल रखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। अगला पॉइंट, ओल्ड फर्नीचर, पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं। ओल्ड फर्नीचर क्या बेचा है रे बाबा? ओल्ड फर्नीचर बेचा है। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर रुपीज 3,500 वॉज एंटर्ड इन सेल्स बुक। ओहो क्या बात है, मस्त ट्रांजैक्शन, वॉज एंटर्ड इन सेल्स बुक, ब्यूटीफुल ट्रांजैक्शन। पहले अपने को सोचना पड़ेगा सेल्स बुक में लिखा है, मतलब क्या हो रहा है? लेट मी कंसिडर लाइक दिस। जनरली हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, एक रहता है प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री और एक रहता है सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री। प्राइमरी बुक में अलग अलग पॉइंट्स रहते हैं। अगर आपका ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है, अगर आपका ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो हम कहां पे एंट्री करते हैं? कैश बुक में एंट्री करते हैं। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो हम एंट्री कहां पे करते हैं? पूछते हैं अपने आप को कि कौन सा टाइप का क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इज इट अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स और इज इट अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ अदर देन गुड्स? अगर ये गुड्स का ट्रांजैक्शन है तो उसको हम लोग सब्सिडियरी बुक्स में एंट्री करते हैं,
और अदर देन गुड्स का ट्रांजैक्शन रहेगा तो उसको हम लोग जर्नल प्रॉपर में एंट्री करते हैं। कैश बुक क्या रहता है? कैश बुक बिहेव्स पार्टली लाइक जर्नल एंड पार्टली लाइक लेजर। कैश बुक इज हैविंग ड्यूअल रोल। कैश बुक डबल तरीके से बिहेव करता है। इसका मतलब अगर कैश बुक में रहेगा तो उसका वन इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट इन कैश बुक, और उसका सेकेंड इफेक्ट इन लेजर, क्योंकि कैश बुक बिहेव्स बोथ एज जर्नल एज वेल एज लेजर। बट ये सब्सिडरी बुक्स है, दे आर ऑलवेज प्योरली जर्नल। जर्नल प्रॉपर, उसका नाम ही जर्नल है तो इट इज ऑलवेज प्योरली जर्नल। तो इसके अंदर अगर ट्रांजैक्शन रहेगा तो इसके दोनों इफेक्ट लेजर के अंदर अपने को दिखाने पड़ते हैं। दोनों इफेक्ट लेजर के अंदर अपने को दिखाने पड़ते हैं। तो लेजर में फर्स्ट इफेक्ट इन लेजर एंड सेकेंड इफेक्ट अगेन इन लेजर। यहां पे भी सेम सिचुएशन याद रखो। ओके, सो दिस इज हाउ द थिंग्स हैपन। प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री, सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री। प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री मतलब वहां पे नरेशन के साथ लिखा जाता है, और सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री मतलब सिर्फ लेजर अकाउंट बना के उधर पोस्टिंग किया जाता है। अब देखिए, उसने बोला है कि वहां पे उसने एंट्री कहां पे कर दिया है, बेचा क्या उसने? ओल्ड फर्नीचर बेचा है। ओल्ड फर्नीचर बेचा है मतलब इट एक्चुअली स्पीकिंग अदर देन गुड्स। अगर उसने कैश पे बेचा रहता था, कैश पे, तो इन दैट केस ही वुड नॉट हैव कम हियर, क्योंकि यहां पे आने का रास्ता कब चालू होता है? ये दरवाजा बंद रहता है बेसिकली। यहां पे आने का रहेगा तो रास्ता कब खुलेगा? अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहेगा तो खुलेगा। अपने हीरो ने कैश ट्रांजैक्शन किया रहेगा तो ऑटोमेटिकली कैश बुक में एंट्री करेगा, मतलब यहां तक वो आएगा ही नहीं। कैश बुक में एंट्री करके सेकंड इफेक्ट लेजर में देख के काम खत्म कर देगा। बट उसने बोला नहीं सर, मैंने उसका एंट्री कैश बुक में नहीं किया, मतलब कैश बुक के ऊपर से जंप मार के वो यहाँ पे चला गया। मतलब ये तो तय है कि शायद वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और अदर देन गुड्स रहेगा तो उसने जर्नल प्रॉपर में एंट्री करना चाहिए था, बट उसने सब्सिडरी बुक्स में एंट्री कर दिया है। मतलब उसने गलती से उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स करके सॉल्व किया है। क्या बेचा? फर्नीचर। कैसे बेचा? क्रेडिट पे। सर आपको कैसे समझा क्रेडिट पे बेचा? बिकॉज ही हैज गॉन टू सेल्स बुक। सेल्स बुक इज अ सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक में आने का रास्ता तब खुलता है जब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहता है, वरना तो तुम कैश बुक में ही तुमको एंट्री पूरा करने को मिल जाता है। लेकिन अपना हीरो कैश बुक के ऊपर जंप मार के यहाँ पे आ चुका है, मतलब वी कैन श्योरली अज्यूम दैट इट वॉज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हमने किसी को फर्नीचर बेचा है और उसको बोला कि भैया बाद में पैसा दिया तो भी चलेगा। फिर बाद में हमने अपने अकाउंटेंट को बोल दिया यार ये फर्नीचर बेचा है, बाद में पैसा आने वाला है। अकाउंटेंट ने बोला अच्छा बाद में पैसा आने वाला है, शाबाश, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मतलब कैश बुक के ऊपर से जंप मारता हूँ, सब्सिडरी बुक में जाता हूँ। मैं बोलूँगा अरे एक्चुअली यार तू सब्सिडरी बुक में क्यों जा रहा है, ये फर्नीचर है, तू बराबर क्रेडिट तक आ गया, अच्छी बात है, कैश बुक के ऊपर से जंप मारा अच्छी बात है, क्रेडिट में पहुंच गया अच्छी बात है, लेकिन तू जाना चाहिए कहाँ पे? अदर देन गुड्स में जाना चाहिए, और जा रहा है कहाँ पे? गुड्स के अंदर। तो तू यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है। यू शुड नॉट हैव डन दिस पर्टिकुलर थिंग। बट बोलता है सर मैं क्या करूँ, मेरी गलती हो गई है। मतलब उसने एंट्री गलती से कर दी है, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कस्टमर अकाउंट डेबिट करना सही बात थी, क्योंकि जिसको फर्नीचर बेचा है उसके पास से पैसा आने का बाकी था, तो कस्टमर इज अवर डेटर, तो उसको डेबिट करने में गलती नहीं की उसने, ये बराबर कर दिया, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बट होना क्या चाहिए था? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन कस्टमर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ये एंट्री करनी चाहिए थी। मैं बोलूँगा यार कस्टमर टू फर्नीचर ऐसा एंट्री तू जर्नल प्रॉपर में करता था तो कितना मज़ा आता था, बट तूने रॉन्ग एंट्री कर दी। तूने कर दिया यहाँ पे कौन? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैं बोलूँगा ठीक है, फिर रॉन्ग को कर दो रिवर्स, एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, फिर रिवर्स को करेक्ट के साथ जोड़ दो तो कस्टमर अकाउंट डेबिट, इधर कस्टमर अकाउंट क्रेडिट और इधर कस्टमर अकाउंट डेबिट, वो अपने आप को कैंसिल कर देगा। जैसे यहाँ पे हमने कैश और कैश को कैंसिल किया था, वैसे यहाँ पे कस्टमर कस्टमर कैंसिल हो जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। मतलब हम क्या बोलेंगे? सेल्स को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था बट गलती से क्रेडिट कर दिया है, मतलब सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। फर्नीचर को क्रेडिट करना चाहिए था लेकिन करने को भूल गए थे, तो आप कर दो। सो एंट्री बच जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। रेक्टिफिकेशन एंट्री करने को आ जाओ, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 9,000 रुपीज़ है, 9,000 का ट्रांजेक्शन है ना, 3,500 का ट्रांजेक्शन है, सॉरी फॉर दैट। So it's not a 9,000 transaction, it's a 3,500 transaction. अच्छा होगा हमने देखा नहीं तो रेक्टिफिकेशन करते करते गलती हो जाएगी। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज डन बाय अनदर एरर, दैट शुड नॉट बी द केस। ओके चलो 3,500 बीइंग फर्नीचर सोल्ड रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, नाउ रेक्टिफाइड, क्लियर, वेरी गुड।
नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट कौन सा है, कैरेज पेड ₹500 ऑन परचेस ऑफ मशीन वॉज डेबिटेड टू कैरेज अकाउंट. कैरेज पेड ₹500 ऑन परचेस ऑफ मशीन वॉज डेबिटेड टू कैरेज अकाउंट. मतलब मैं बोलूँगा एनी एक्सपेंडिचर incurred for bringing the asset in working condition should be added to the cost of asset. Any expenditure incurred for maintaining the asset in working condition should be considered as repairs and maintenance वगैरह वगैरह. यहाँ पे कैरेज पे किया हुआ है, लेकिन कब पे किया है, मशीन को परचेस करते वक्त पे किया है, तो दिस कैरेज शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट. मतलब एंट्री क्या करनी चाहिए थी, हमने करेक्ट एंट्री क्या करनी चाहिए थी. जनरली याद रखो मैं करेक्ट से स्टार्ट करता हूँ, क्या होना चाहिए था वो पहले देखने का, फिर क्या हुआ है वो देखने का, फिर जो हुआ है उसको उल्टा करने का, उल्टे वाले को करेक्ट के साथ जोड़ के रेक्टिफिकेशन एंट्री करने का. तो भले ही रॉन्ग का कॉलम पहले रहेगा, तो भी जनरली मैं स्टार्ट करता हूं करेक्ट के कॉलम से, थर्ड कॉलम से स्टार्ट करता हूं, फिर फर्स्ट में जाता हूं, फिर सेकंड में आता हूं, फिर सेकंड प्लस थर्ड इज इक्वल टू फोर्थ करता हूं. क्लियर. चलो, तो एंट्री क्या करनी चाहिए थी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. गलती से एंट्री क्या कर दी, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. फिर बोलूंगा अच्छा अब रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर दो, मतलब हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैरेज अकाउंट, फिर कैश कैश कैंसिल, कैश कैश कैंसिल, डेबिट क्रेडिट कैंसिल होता है, बच गया कौन, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैरेज अकाउंट. यहाँ पे लिख देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैरेज अकाउंट, अमाउंट कितना है ₹500 बीइंग कैरेज पेड ऑन परचेस ऑफ मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड टू कैरेज, नाउ रेक्टिफाइड. क्लियर, गुड, वेरी नाइस. अब बड़े होशियार बच्चे हो, क्या क्या मस्त से पढ़ाई करने को आते हो, वेरी गुड. चलो देखो अगला लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट पॉइंट देखेंगे इस प्रॉब्लम का. कैश पेड ₹45,000, कैश पेड मतलब कैश इज गोइंग आउट, मतलब कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है, टू आदित्य वर्मा. आदित्य वर्मा इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, मतलब एंट्री बननी चाहिए आदित्य वर्मा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, आदित्य वर्मा टू कैश. बट एंट्री क्या हो गई है, वॉज डेबिटेड टू कुमार वर्मा अकाउंट. वो वर्मा में गड़बड़ कर दिया अकाउंटेंट ने, उसने गलती से कुमार वर्मा को डेबिट कर दिया. मैं बोलूंगा राजा एंट्री होनी चाहिए थी आदित्य वर्मा टू कैश, तूने कर दी है कुमार वर्मा टू कैश, तो जो रॉन्ग है उसको रिवर्स कर दो, कैश टू कुमार वर्मा, फिर कैश रॉन्ग एंट्री को करेक्ट एंट्री के साथ जोड़ दो, तो कैश कैश कैंसिल. तो एंट्री क्या बन जाएगी, आदित्य वर्मा अकाउंट डेबिट टू कुमार वर्मा अकाउंट, आदित्य वर्मा के डेबिट में कुमार वर्मा के क्रेडिट में. आज हम नरेशन के साथ एंट्री कर देंगे आदित्य वर्मा अकाउंट डेबिट टू कुमार वर्मा अकाउंट, अमाउंट इज ₹45,000 बीइंग पेमेंट टू आदित्य वर्मा wrongly debited to Kumar Verma, now rectified. Clear? Simple, very simple point. बस काम खत्म. सो हियर यू कंप्लीट द एंटायर प्रॉब्लम. प्रैक्टिस प्रॉब्लम है. अगला प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग है, थोड़ा डिफिकल्ट है बोल के रखता हूँ. तो ये प्रॉब्लम फिर से बार ठीक से देख लेना, अपना फॉर्मेट समझ लेना. पहले करेक्ट हमेशा करते हैं हम लोग, फिर रॉन्ग के पास जाते हैं, फिर बाद में रॉन्ग को रिवर्स करते हैं और रिवर्स को करेक्ट के साथ जोड़ के रेक्टिफिकेशन कंसिडर करते हैं. दिस इज द फॉर्मूला टू बी केप्ट इन माइंड. इट विल बी इजी फॉर द पर्पज ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस. अगले लेक्चर में थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन करूंगा. बी विथ मी. ओके, चलो देन, बाय बाय, गुड नाइट.